दोस्तों, मैं कुंवर सिंह चौधरी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूं जहां आपको हिंदी व अन्य विषय की जो टीचिंग मेथड है, जो आगामी रीट MP टीचर्स की पोस्ट और CTET सेकंड ग्रेड वगैरह सभी में बहुत उपयोगी साबित होंगी। आज जो मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ वह जा रहा हूँ भाषा। मैं बात करूंगा भाषा के बारे में। समझना, ये जो भाषा है, ये जो भाषा शब्द है वह भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ये जो भाषा शब्द है भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। बात करूं मैं भाषा की इकाइयों को लेके, ध्यान रखें, भाषा की परिभाषा की बात करूं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा परस्पर भाव या विचारों के संप्रेषण का जो माध्यम है। ध्यान रखें, भाषा क्या है? भाषा परस्पर संप्रेषण का माध्यम है, तरीका है संप्रेषण का। इसको हम संप्रेषण का माध्यम, तरीका, औजार, उपकरण भी कह सकते हैं। वह भाषा है। समझें, मैं बात कर रहा हूँ भाषा की इकाइयों की, और सबसे पहले भाषा की जिस इकाई की बात करूंगा वह है विचार या भाव। समझें, विचार और भाव जो है वह भाषा का जड़ है, यह भाषा का केंद्र है, यह भाषा का मूल है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क हृदय में भाव नहीं, विचार नहीं, तब तक कोई भाषा नहीं। तो भाषा रूपी वृक्ष की, पौधे की जो जड़ है, मूल है, जो बीज है, जहां से उत्पत्ति होगी, वह क्या है? भाव या विचार। बात करें भाव या विचार, तो कोई भी चीज जब तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क या हृदय तक सीमित है तो वह क्या है? भाव या विचार है। तो हम कह सकते हैं ये जो है वह भाषा की जो सबसे छोटी, भाव या विचार जो है भाषा की सबसे छोटी अध्वन्यात्मक, अर्थात जिसको ध्वनि का रूप नहीं दिया गया है, अध्वन्यात्मक इकाई है। ध्यान रखें, पहली जो इकाई मैंने ली है विचार या भाव है, जो भाषा का उद्गम केंद्र है, और यही भाषा की सबसे छोटी अध्वन्यात्मक, अर्थात जिसको किसका रूप नहीं दिया गया? ध्वनि का। बात करें आगे दूसरी इकाई की, तो दूसरी जो इकाई है वह है ध्वनि। समझें, ध्वनि, और अगली जो इकाई आएगी वह है वर्ण। इसमें जो अंतर है वह समझें। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक जो भाषा होती है उस भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक जो भाषा होती है उस भाषा की अपनी लिपि होती है, और किसी भी भाषा के जो मानक संकेत चिन्ह होते हैं। लिपि क्या है? ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं, किसी भी भाषा के जो मानक संकेत चिन्ह हैं, उन मानक संकेत चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? उस भाषा की लिपि। बात करें विश्व की जननी जो भाषा है वह संस्कृत है, और संस्कृत भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसी लिपि को हिंदी भाषा के द्वारा भी अपनाया गया है। ध्यान रखें, तो लिपि जो है वह भाषा के मानक संकेत चिन्ह है। और जिस इकाई की मैं बात कर रहा हूं ध्वनि की, ध्वनि क्या है? ये जो भाषा के मानक संकेत चिन्ह है, किसी भी भाषा के मानक संकेत चिन्हों का मौखिक रूप, चिन्हों का मौखिक रूप, अर्थात मानक संकेत चिन्हों का उच्चारण ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। समझें, ये जो ध्वनि है इसके तीन पक्ष हैं। ध्वनि के कितने पक्ष? तीन पक्ष। एक होता है उत्पादन, अर्थात वक्ता जब कुछ बोलता है वह कहलाता है उत्पादन। दूसरा जो पक्ष है वह कहलाता है संवहन। संवहन का जो संबंध है वह तरंगों से है, अर्थात जिन तरंग या विकिरणों के माध्यम से कही हुई बात श्रोता तक पहुंचती है वह प्रक्रिया कहलाती है संवहन। और तीसरा जो तत्व है वह है ग्रहण, जिसको श्रोता ग्रहण करता है। ध्यान रखें, ये जो उत्पादन और ग्रहण है, इनका संबंध शरीर की क्रियाओं से है, ज्ञानेंद्रियाओं से है, और संवहन का संबंध तरंगों से है। ये थी बात इकाई की ध्वनि की, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चरित इकाई है। ध्वनि जो है वह भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चरित इकाई है। क्यों? क्योंकि मानक संकेत चिन्हों का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि।
अगली बात करें तो अगली जो इकाई लेंगे वह लेंगे वर्ण। समझें, इन्हीं मानक संकेत चिन्हों का जो लिखित रूप है, लिपिबद्ध रूप है, वह कहलाता है वर्ण। और यह जो है वर्ण, वह भाषा की सबसे छोटी लिखित या लिपिबद्ध इकाई है। मैं बात करूं तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित या लिपिबद्ध इकाई हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? वर्ण। समझें, अगर क्वेश्चन पूछता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अगर वह न तो मौखिक बोले न वर्ण बोले, सीधा कह दे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी हम आंसर क्या करेंगे? वर्ण। तो समझें, अब तक हमने 3 इकाइयों की बात की है, लिपि के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। अगली जब हम इकाइयों की बात करेंगे तो समझें। ध्यान रखें, न ध्वनि का न वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगली जो इकाइयां हैं वो आएंगी अर्थ प्रदान करने वाली, इसलिए अर्थ के आधार पर ध्यान रखें, अगली जो इकाइयां हैं उनका डिवाइडेशन अर्थ के आधार पर है। और अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाइयां हैं, जिनमें एक जो इकाई है वह है शब्द। बात करूं रीटेल 2 में, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि वर्णों का सार्थक क्रम समूह वाक्य कहलाता है, जो गलत था कथन, इसलिए शब्द क्या है? ध्यान रखें, जो वर्ण है, वर्णों का जो सार्थक क्रम समूह है वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ध्यान रखें, शब्द से छोटी किसी भी चीज का अर्थ नहीं होता, इसलिए अर्थ के आधार पर जो शब्द हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वह क्या होगी? शब्द। ध्यान रखें इस बात का। दूसरी जो इकाई है वह होती है वाक्य। ध्यान रखें, शब्दों का सार्थक क्रम, किसका शाब्दिक क्रम? शब्दों का जो सार्थक क्रम समूह है वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और यह अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वह क्या कहलाती है? वाक्य। यदि जनरली पूछे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तब भी आंसर आता है क्या? वाक्य। और अर्थ के आधार पर भी क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। बात करें यहाँ आगे तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा हम और गहराई में जाएं तो ध्यान रखना, ये जो अर्थ है ये अर्थ भी 2 प्रकार का होता है। एक जो अर्थ है वह होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक का अर्थ है जो सीधा स्पष्ट होता है। दूसरा जो अर्थ है वह होता है भावार्थ। भावार्थ का अर्थ है निहित या छिपा हुआ अर्थ, जिसको हम कह सकते हैं सेंस। समझे, ये जो शब्द है इन शब्दों का बिल्कुल भी भावार्थ निहित अर्थ नहीं होता है। भावार्थ जो होता है केवल वाक्यों का होता है। तो यदि पूछा जाए कि भावार्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां, तो ध्यान रखना भावार्थ के आधार पर भाषा की एक ही इकाई होगी, जो क्या होगी? वाक्य होगी। और समझें, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछता है तब भी वाक्य, और सबसे बड़ी इकाई पूछता है तब भी वाक्य। ये भाषा की इकाइयों की बात थी। थोड़ा और मैं आपको जानकारी दे दूं, आप समझें, मैंने आपको एक चीज बताई कि भाषा की सबसे छोटी अर्थ प्रदान करने वाली जो इकाई है वह होती है शब्द। लेकिन समझें, शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है वह निश्चित नहीं होता है। और यही रीजन है कि अर्थ, शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होता है। समझें, मान के चलो मैंने 3 वर्णों को मिला के लिखा कमल, तो यह एक शब्द बन गया, क्योंकि इसका कुछ न कुछ क्या निकला? अर्थ निकला। लेकिन क्या यह एक व्यक्ति का नाम है या किसी फूल का नाम है? यह अर्थ क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। शब्दों के जो अर्थ हैं वह निश्चित नहीं होते। शब्दों के अर्थ निश्चित वाक्य प्रयोग पर आधारित होते हैं। और समझें, शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वही शब्द क्या कहलाता है? पद। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द। ध्यान रखें, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और पद जो है उनका अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है। ध्यान रखें, पदों का अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है। अगर मैं कहूं कि निश्चित अर्थ के आधार पर
या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो निश्चित अर्थ प्रदान करती है। ध्यान रखें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पद हो जाएगा। समझिए ना, बहुत विशेष बात है। शब्द और पद में सिर्फ इतना अंतर है, शब्द स्वतंत्र इकाई है जिसका अर्थ निश्चित नहीं होता, और यही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। और ध्यान रखें निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं क्या, पद। मैंने कहा तालाब में कमल खिल रहे हैं, तो यहाँ कमल जो शब्द हो गया उसका अर्थ निश्चित हो गया कि यह कोई फूल है। यहाँ यह प्रकट नहीं होता कि व्यक्ति का नाम है। आप रीट में टॉपिक पढ़ोगे पदबंध, जो पदबंध है वह 5 प्रकार के होते हैं। ये जब पदबंध पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये था काय के बारे में, भाषा की इकाइयों के बारे में। समझे, बहुत अच्छे से लिया है। ध्यान रखें एक अनाउंसमेंट मैं आपको और कर दूं, मैं जल्द ही हिंदी भाषा का 2nd ग्रेड का हिंदी विषय का एक स्पेशल बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं, जहां जो 2nd ग्रेड का बैच बहुत जल्द ही मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। जो भी साथी इच्छुक हैं, जिनके भी संपर्क वाले इच्छुक हैं, मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल करके अपना नाम और पता नोट करा सकते हैं। बहुत जल्द ही मैं हिंदी विषय का, फर्स्ट पेपर का नहीं, हिंदी विषय का, हिंदी जो विषय है उस हिंदी विषय का 2nd ग्रेड का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं। समझें, हिंदी विषय 2nd ग्रेड में आपके करीबन 40 से 45 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हिंदी ग्रामर के रहते हैं। इसके अलावा करीबन 20 या 25 हिंदी की टीचिंग मेथड के रहते हैं। इसके अलावा करीबन 80 से 90 जो क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के रहते हैं। तो हम आगामी परीक्षा 2nd ग्रेड को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय का 2nd ग्रेड का बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें भी आप समझना आपको 1 घंटे जो क्लास मिलेगी वह साइको की मिलेगी, जो फर्स्ट पेपर में अनिवार्य रूप से 30 क्वेश्चनों के समथिंग पूछी जाती है। इसके अलावा 2 घंटे, 2 में से 1 घंटे हिंदी की व्याकरण की क्लास होगी। इसके अलावा 1 घंटे हिंदी की साहित्य की क्लास होगी। दोनों ही हिंदी की क्लासों को मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ये 3 घंटे, बाकी के जो 2 घंटे हैं इसमें आपको जो फर्स्ट पेपर का जीके वाला पोर्शन है मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा। राजस्थान का जो जीके है, सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा 1 घंटे साइको, 2 घंटे हिंदी साहित्य, 1 घंटे हिंदी व्याकरण को मिला के 2 घंटे हिंदी का, और बाकी का 2 घंटे जीके का। मतलब ये 5 घंटे की जो क्लास चलेगी, इसमें आपको ध्यान रखें, इसमें आपको हिंदी विषय प्लस फर्स्ट पेपर दोनों की बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी हम एक साथ कराने जा रहे हैं। हमारे कुछ कोचिंग साथी सिर्फ फर्स्ट पेपर गुमराह करके बच्चों को सेट कर रहे हैं। आप समझें, फर्स्ट पेपर का पोर्शन सिलेबस बहुत लंबा है, जीके का विषय है, अनुभवी टीचर ही पढ़ा सकते हैं, और वो उन टीचरों से पढ़वा रहे हैं जो पुलिस में वही पढ़ाते हैं। किसी भी एग्जाम में उतार दो उसमें वही पढ़ाते हैं, वही 2nd ग्रेड पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आप आओगे, क्लास लोगे तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाएगा। ध्यान रखें इस चीज़ का, और बिल्कुल ही मैं इस तरीके से तैयारी कराऊंगा कि आप दोनों ही पेपरों की तैयारी करते चलें। केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी करने से कुछ भी हासिल नहीं है। सिलेक्शन जो डिपेंड है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड है। फर्स्ट पेपर जीके पोर्शन है, आप कुछ सेल्फ स्टडी की सहायता से, कुछ हमारी सहायता से उसको कवर कर सकते हैं, जिसमें साइको आती है। आप साइको को फिर भी 2 घंटे हम फर्स्ट पेपर की क्लास, और बाकी के 2 घंटे आपके विषय हिंदी की क्लास हम आपको बहुत जल्दी ही बैच स्टार्ट करके ऑफलाइन भी अवेलेबल करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने YouTube चैनल पर हिंदी के प्रत्येक विषय से ग्रामर संबंधी, टीचिंग मेथड संबंधी भी क्लास आपको निःशुल्क दिया करूंगा, जो आपको बहुत काफ़ी उपयोगी साबित रहेंगी। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को शेयर करें, बताएं, हमारे यहाँ आए, डेमो लें, पढ़ के देखें हमारी क्या क्वालिटी है। धन्यवाद।